क्या नक्सलियों की आवाजाही बढ़ गए हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, खासकर दक्षिण पूर्व रेलवे की जो जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर? किस तरह की सुरक्षा कवच हमारे इस रेलवे के अंदर है, इस पूरे मामले में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है मिस्टर संजय मिश्रा। संजय जी आईजी दक्षिण पूर्व रेलवे की, आरपीएफ जो सुरक्षा देखते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे की, उनके आईजी साहब हैं, और आईजी होने के नाते पूरा सुरक्षा की कवच उनके अंडर में है, उनकी जिम्मेदारी है। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। एएनएम न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले जो सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े बड़े रेलवे की घटना घटी है, जिस तरह से टेररिस्ट एक्टिविटी अगर हम कहें वो नक्सलियों के द्वारा पिछले, हालांकि 2-3 साल में कुछ हुआ नहीं है, मगर इससे पहले जो 2-3 घटनाएं हुई है, और नक्सलियों जब यहाँ पे उनकी जो विस्तार थी तो उस समय में बहुत बड़े बड़े घटना घटी है। तो इस मामले में आज की दिन में, आज की तारीख में स्थिति क्या है और किस तरह से इस पर आप नज़र बनाए रखे हैं? देखिए, जहाँ तक नक्सलियों की उपस्थिति साउथ ईस्टर्न रेलवे में इसका सवाल है, पहले की तुलना में काफ़ी कम है। और पिछले 3 वर्षों में 2 घटनाएं हुई हैं। वो सोनुआ लोटा पहाड़ सेक्शन, ये चक्रधरपुर डिवीज़न में आएगा, जहाँ ट्रैक पर ब्लास्ट किया गया था। उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ था, ना ही कोई कैजुअलिटी हुई थी। और हाँ, उनका मूवमेंट अभी भी उन क्षेत्रों में है। जहाँ तक नक्सल या नक्सलियों के अगेंस्ट में क्या सुरक्षा कवच है साउथ ईस्टर्न रेलवे में, ये प्रश्न उठता है। देखिए, हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है, राज्य सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसी है, केंद्र सरकार के पास इंटेलिजेंस एजेंसी है। आपस में समन्वय बैठकें होती रहती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर आपस में हम लोग करते रहते हैं, और जैसा इनपुट मिलता है उसके हिसाब से हम लोग प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। इसके अलावा जैसा आपको मालूम होगा कि जगह जगह पर आरपीएफ की पोस्ट है और आउटपोस्ट है। वहाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे बल सदस्य अवेलेबल होते हैं और वो प्रॉपरली ट्रेंड होते हैं। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस संबंध में ट्रेनिंग होती है। साथ ही साथ हमारा अपना इंटेलिजेंस विंग है, क्राइम विंग है। तो सूचनाएं हमको चारों तरफ से मिलती रहती हैं और हम उन सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो जहाँ तक नक्सलवाद का संबंध है, इस क्षेत्र में पूर्णतः नियंत्रण में है और ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है। तो ये थ्रेट परसेप्शन की अगर बात करें तो क्या यकीनन आप इस थ्रेट परसेप्शन को ज़ीरो कहते हैं, या एक अनुमानिक स्तर पर आगे जाके आगे के लिए आप एक कवच बना के रखा हुआ है? नहीं, ज़ीरो तो नहीं कहा जा सकता है। देखिए, उनका मूवमेंट तो है ही। ये बात अलग है कि रेलवे के क्षेत्र में घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन इक्का दुक्का घटनाएं जो सिविल एरिया में होती रहती हैं, जो हम सब जानते हैं। तो सुरक्षा के जो उपाय हैं वो तो हम पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं और उसमें कोई हम कमी नहीं बरतते हैं। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हम राज्य सरकार के साथ सहयोग, लोकल पुलिस, जीआरपी, स्टेट इंटेलिजेंस, उनके साथ पूरा समन्वय स्थापित करके हम हर प्रकार के मेजर्स लेते रहते हैं। आज के तारीख में संजय जी, आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? रेलवे में देखिए, साउथ ईस्टर्न रेलवे, जैसा कि आपको मालूम है कि ये
काफ़ी विस्तृत इसका क्षेत्र है, 3 राज्यों में फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। तो तीनों राज्यों की समस्याएं थोड़ी अलग अलग हैं। सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्र वेस्ट बंगाल में आता है, उसके बाद झारखंड। वेस्ट बंगाल में करीब 39% जो इसका जुरिस्डिक्शन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, वो वेस्ट बंगाल में है। 37% के आसपास झारखंड में है, 24% उड़ीसा में है। वेस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है, वहाँ हमको जिन मुख्य समस्याओं का या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, उसमें एक तो है इंक्रोचमेंट। और इंक्रोचमेंट से होता क्या है कि जो डेवलपमेंट के कार्य होने हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका असर रेलवे यूज़र्स पर पड़ता है। उसी तरह से जैसे झारखंड एरिया है, वहाँ हमारा चैलेंज जो मुख्य है वो एक तो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दूसरा है नक्सल, जैसा कि अभी चर्चा हुई। इसी तरह से जो उड़ीसा का क्षेत्र है, वहाँ भी जो एक समस्या है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कुछ नक्सल। और इसके अलावा जो रेल रोको की समस्या है कि अपनी व्यक्तिगत समस्याएं या छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आए दिन पब्लिक जो एजिटेशन करती है और रेल रोको करती है, वो तीनों राज्यों में कमोवेश मौजूद है ये समस्या। तो इसको संभालना आपके सामने बड़ी चुनौती है। इसमें आप एक चीज़ बोले, वो है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई करते हैं और इसमें आप पब्लिक से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो सबसे वल्नरेबल हमारे स्टेशंस हैं वो झारखंड में आते हैं, विशेष रूप से रांची और बोकारो भी है। इसमें हमारी टीम बनी हुई है। तो इसमें आप तो ज़रूर कहीं ना कोई लोगों को पकड़े हैं, तो किस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात किया जा रहा है अभी? जी, इसमें क्या होता है कि बच्चे और लेडीज़, उनको कुछ न कुछ लालच देकर झारखंड एरिया से नॉर्दर्न इंडिया की तरफ या देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाता है। विदेश भी ले जा सकते हैं? विदेश भी ले जा सकते हैं, नेपाल जैसे या और भी। और वहाँ लालच तो कुछ और दिया जाता है कि वहाँ नौकरी मिलेगी या कुछ और लालच देकर ले जाया जाता है, और वहाँ ले जाने के बाद उनका शोषण होता है। तो राज्य स्तर पर भी कई टीम्स बनी हुई हैं उनकी अपनी, हमने भी अपनी टीम बनाई हुई है, और हम लगातार निगरानी रखते हैं ट्रेन्स पे, खासकर जो वल्नरेबल ट्रेन्स हैं, जो हमको पता है ये इस ट्रेन में ट्रैफिकिंग की संभावना है। और हमारी इंटेलिजेंस विंग जो है वो भी इन पे नज़र बनाए रखती है, और राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं उनसे सहयोग, आपस में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, और हमने कई केसेस पकड़ा है। तो हाल में जो स्थिति है उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस 2 राज्य में, खासकर उड़ीसा और बंगाल में, क्या बंगाल नहीं, झारखंड जी, तो इसमें क्या आपकी कार्रवाई के बाद थोड़ा कमी हुई है? और आप पब्लिक जो पैसेंजर जो जाते हैं ट्रेन में, उनसे आपका अपेक्षा क्या है? आप क्या चाहते हैं? अगर इस तरह की कोई घटना या कोई संदिग्ध चीज़ें वो देखे तो उनका क्या रवैया होगा? देखिए, जब हम कार्रवाई करते हैं, निश्चित रूप से घटनाओं पे अंकुश लगा है, लेकिन जो अपराधी हैं वो अपना मॉडस ऑपरेंडाई चेंज करते रहते हैं। हमने भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोशिश किया है कि कैसे उनको पकड़ा जाए। जहाँ तक पब्लिक से हमारी अपेक्षाएं हैं, हम चाहते हैं कि उनको जहाँ भी शक हो, जहाँ ग्रुप में छोटे बच्चे जा रहे हैं और या लेडीज़ जा रही हैं, उनको थोड़ा भी शक है तो हमारा एक नंबर है 139, उसके माध्यम से वो हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल को सूचना दे सकती हैं, या वो किसी रेल कर्मचारी को सूचित कर सकती हैं, आरपीएफ
एस्कॉर्ट ट्रेन में चलता है उसको सूचित कर सकती हैं या जीआरपी को सूचित कर सकती हैं। हम त्वरित कार्रवाई करते हैं इस पर। जी, अब रहा एक दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, इसमें ट्रेन में आरपीएफ की जो मौजूदगी होती है जी। उस पर कई सारे सवाल पूछा जाता है कि कितने सारे आरपीएफ हैं, काफ़ी कभी हमें ज़रूरत पड़ते हैं, कोई सुरक्षा की ज़रूरत पड़े तो आरपीएफ को हमने कैसे संपर्क करें। तो इस मामले में आरपीएफ जो ट्रेन के साथ चलती है उनके साथ कैसे संपर्क साधा जाए? देखिए, एक तो उनका फिजिकल मूवमेंट देख के, सामान्यतः 4 से 5 एस्कॉर्ट एक ट्रेन में चलता है। वो फुली आर्म्ड रहता है, आर्म्स एंड एमुनिशन के साथ चलता है। उसके पास एफआईआर फॉर्म्स होते हैं, वॉकी टॉकी होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ट्रेन तो लंबी होती है जी, आप अगर पीछे बैठे हुए हैं और एस्कॉर्ट नॉर्मली उनका बीट बटा होता है कि 4 डब्बे एक आदमी देखेगा, 4 दूसरा देखेगा, इस तरह से। उसके बाद भी अगर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप 139 पे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। और हमारा एक ट्रेन एस्कॉर्टिंग मॉड्यूल बना हुआ है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आरपीएफ ने बड़ी तेज़ी से मॉडर्नाइजेशन की ओर काम किया है जी, और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। हमारे पास ये जो ट्रेन एस्कॉर्टिंग मॉड्यूल है, जैसे आप 139 पे संपर्क करेंगे और अपनी समस्या बताएंगे, आपकी कॉल यानी आप जो आपकी समस्या है वो सिक्योरिटी कंट्रोल को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जी, और उनके पास पूरी लिस्ट होती है एस्कॉर्ट की, उनके नंबर्स होते हैं। वो इमीडिएटली उनको कांटेक्ट करके और बता देंगे कि इस बर्थ नंबर पे पैसेंजर को ये समस्या, आप तुरंत अटेंड करिए। अगर किसी कारण से उनसे संपर्क नहीं भी हो पा रहा है, हो सकता है नेटवर्क ना हो या कुछ, तो जो इमीडिएटली आसपास के जो पोस्ट हैं उनको सूचित कर देते हैं। जी। जैसे ही ट्रेन रुकती है वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो चलते हुए पैसेंजर अगर कोई मुश्किलों का सामना पड़े जी, तो तुरंत 139 में 139 संपर्क करने जी, से वो उसमें चले जाते जी, हैं। जी। और एक सवाल जो उभर कर सामने आता है वो है कि रिजर्व कोच में अनरिजर्व पैसेंजर, जी। ये एक बड़ी समस्या है। और दूसरा चीज़ साथ ही साथ हॉकर्स, जी। काफ़ी ट्रेन में लॉन्ग डिस्टेंस फास्ट ट्रेन में, एक्सप्रेस ट्रेन में हॉकर्स के, तो इस पर आरपीएफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ सोच विचार कर रहे हैं इनको कम करने के लिए? देखिए, हॉकर्स एक बड़ी पुरानी समस्या है और ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई से भी जुड़ी हुई है। लेकिन जहाँ तक साउथ ईस्टर्न रेलवे का प्रश्न है, ये समस्या बेसिकली हम फेस करते हैं वेस्ट बंगाल में। झारखंड और उड़ीसा में ये अपेक्षाकृत कम है। बंगाल सेक्शन में बड़े ऑर्गेनाइज्ड इनके यूनियन बने हुए हैं और कार्रवाई करने पे रिएक्शंस भी होता है इनकी तरफ से। लेकिन आरपीएफ को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के पावर्स हैं और हम लगातार इनके विरुद्ध अभियान चलाकर डेली इनके अगेंस्ट में कार्रवाई करते रहते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को कोई असुविधा न हो। और रहा वो रिजर्व कोच में अनरिजर्व पैसेंजर्स की बात, जी, यहाँ भी फिर वही बात आती है कि डिमांड और सप्लाई की। होता क्या है कि कई बार पेनल्टी पे करके, जैसे मेरे पास एक टिकट है, मैं स्लीपर में चल रहा हूँ, टीटी ने ईएफटी बना दिया तो अब मैं ऑथराइज हो गया उस कोच में चलने के लिए। तो कई बार यह भी कारण होता है और कई बार पर कानूनन कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती है इनके खिलाफ। अगर उनको पेनल्टी लेके उस डिब्बे में परमिशन दे दिया गया है चलने का, तब तो कानूनन कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अदरवाइज उनके अगेंस्ट में एक्शन होता है। जब भी हमको 139 के माध्यम से कई बार बहुत फ्रीक्वेंट इस तरह की सूचना आती रहती है और हम इस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। क्योंकि अभी मानना ये है, पैसेंजर्स के साथ बातचीत करने के बाद या फीडबैक जो आ रहे हैं, ये मानना ये है कि कई सारे ऐसे लोग जो चढ़ जाते हैं डिब्बे में, रिजर्व पैसेंजर के डिब्बे में, और ये सब पेनल्टी पे करके रह जाते हैं, वो सामान चोरी करके निकल जाते हैं, रात में सो जाते हैं पैसेंजर्स, तो उसी समय यही लोग चोरी करके, ये एक जो फीडबैक है जो आ रहे हैं फीडबैक, तो उसी वही मैं बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर अनरिजर्व
जिसका रिजर्वेशन नहीं है वो चढ़ गया है, फिर पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी पैसेंजर का रिजर्वेशन है तब तो ठीक है, उसका नाम पता सब कुछ अवेलेबल होता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो टिकट लेके रिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ा है वो कहाँ उतर रहा है, उस पर निगरानी रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ये कंप्लेंट है तो ज़रूर इसमें यानी कुछ सच्चाई होगी, लेकिन हम लगातार प्रयास करते हैं। बहुत सारे केसेस हमने पकड़े हैं और देखने में ज़्यादातर आया है कि जो ये काम करते हैं वो प्रोफेशनल्स ही हैं। तो उसका लिस्ट बाकायदा आपके पास हमारे पास उनका डोजियर भी है, और जब पकड़े जाते हैं तो हम सारी पोस्टों पे इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि उनके यहाँ कोई केस है। बेसिकली केस रजिस्ट्रेशन तो जीआरपी करता है, लेकिन हमारे पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हम सबको सूचित करते हैं कि हमने इस अपराधी को पकड़ा है, इस मामले में पकड़ा है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा केस हो तो आप पूछताछ कर सकते हैं। जी। तो आज के तारीख में दो बड़ी बात आपने कही है कि 139 का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाए, खासकर पैसेंजरों के लिए जो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। सफ़र करते हुए अगर कोई संदिग्ध चीज़ें देखें या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े उनको, तो 139 का तुरंत इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आरपीएफ हमेशा पैसेंजर के साथ है। बिल्कुल, ये एक एश्योरेंस संजय जी आज हमारे साथ बातचीत करते हुए दिए कि आरपीएफ हमेशा पैसेंजर के साथ है। कोई समस्या सामना करना पड़े तो तुरंत आरपीएफ के लोगों ऑफिसर के साथ संपर्क किया। इसमें कोई संदेह नहीं। और हम जो आरपीएफ स्टाफ है उसको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी उनकी कराते हैं कि पैसेंजर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे किसी सिचुएशन में रिएक्ट करना है। एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई पैसेंजर आपके पास आता है, कहता है कि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा काम नहीं है, टीटी से शिकायत करिए, लेकिन ये नकारात्मक एटीट्यूड होगा। सकारात्मक एटीट्यूड तो ये होगा कि आप उससे कहिए श्रीमान मैं आपकी मदद करता हूँ। आप फ़ोन निकालिए, सिक्योरिटी कंट्रोल को इन्फॉर्म करिए, सिक्योरिटी कंट्रोल अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा और वो समस्या का समाधान हो जाएगा। जहाँ आपने पोलाइट लैंग्वेज में अच्छे से उस पैसेंजर से बात की है, उसकी आधी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। बाकी सिक्योरिटी कंट्रोल और दूसरी चीज़ें बाकी बची हुई समस्या का समाधान कर देंगे। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, ब्रीफिंग ये सब दी जाती है। और आरपीएफ स्टाफ, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन बहुत ही पैसेंजर फ्रेंडली फोर्स है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पैसेंजर्स की अपेक्षाओं पर वो पूरा खरा उतरेगी ये फोर्स। पैसेंजर की अपेक्षा पर खरा उतरेगी। इसी बातों पर संजय जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद। और आगे जाकर आपसे और इस तरह की और इंटरेस्टिंग खबरें आपसे लेते रहेंगे, मगर इस बार इतना विस्तार से आपने बताया और ख़ासकर पैसेंजरों की आवाजाही पर, पैसेंजरों की जो समस्या पर आपने इतना ध्यान दिया और एश्योरेंस दिए, उस पर धन्यवाद संजय। थैंक यू। आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये मौका दिया कि मैं आपसे अपने विचार शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, आप लोग देखते रहिए एएनएम न्यूज़ और आगे जाकर हम लोग और इस तरह के खबरें और साथ ही साथ इंटरव्यूज़ आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।